जय हिंद। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे YouTube चैनल का सेकेंड नंबर वीडियो है। फर्स्ट नंबर वीडियो को आप लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिए। हमें लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हो गए जिसके फर्स्ट वीडियो पर 220-230 के आसपास व्यू आता है होगा। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेकेंड नंबर लेक्चर है। फर्स्ट नंबर लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट नंबर लेक्चर में हम पढ़े थे रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा, मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया गति के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया गति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अति तीव्र अभिक्रिया, उसके बाद होता है अति मध्यम, या जिसको हम कह सकते हैं मध्यम अभिक्रिया, और एक होती है अति मंद अभिक्रिया। तीनों का परिभाषा हम बता दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद वाला टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। यह उसके बाद वाला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको और एक नाम से जानते हैं कहीं कहीं पर, रासायनिक अभिक्रिया का वेग ना देकर देता है रासायनिक अभिक्रिया का दर। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया का दर किसे कहते हैं। इसका दो नाम है, चाहे आप वेग कहिए चाहे आप दर कहिए। इसका परिभाषा देखते हैं कि किसे कहते हैं। तो आ रहा है क्वेश्चन, मतलब बता रहा है इसका आंसर कि किस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, बढ़िया बात है, लेकिन समझिए थोड़ा। हमें ये बताइए कि जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, सपोज दैट, मानिए कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं जिसमें ए और बी आपस में मिलकर सी और डी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो जो ए और बी है यहां पर यह अभिकारक होगा, ये तो आपको पता है, अभिकारक होगा। और जो सी और डी है ये क्या होगा? प्रतिफल होगा। इसको रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। ठीक है, पता है, 9th या 10th या 11th में आप लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ये बताइए कि ए और प्लस बी है तो आपस में इसको मिलाएंगे तब ना सी प्लस डी का निर्माण करेगा। तो ए और बी ई होगा अभिकारक और सी और डी ई का होगा प्रतिफल। तो ए और बी जब आपस में मिलेगा तो किसी ना किसी वेग से मिलेगा। हो सकता है कि बहुत तेजी से मिले, या बहुत धीमे धीमे मिले, या बहुत मध्यम वर्ग से मिलेगा ना। तो मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया उसको उत्पाद में जिस वेग से बदलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से प्रतिफल में जिस वेग से कोई पदार्थ बदलता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, आगे जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है इसको हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। बता दिए है ना कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग को किसे सूचित करते हैं? स्मॉल आर से सूचित करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? तो अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। ठीक है, तो जहां पर हम इसे स्मॉल आर से सूचित करते हैं तो आर बराबर तो लिख दिए कि अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। अब थोड़ा नीचे आइए, हम क्या बताए हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता को हम C से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो परिवर्तन होता है उसको हम डेल से दर्शाते हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं। तो अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के जगह हम डेल C लिख सकते हैं ना। कहा है
कैसे कि हम डेल का मतलब परिवर्तन दर्शा रहे हैं, सांद्रता का मतलब हम सी दर्शा रहे हैं, तो लिख सकते हैं। बटा में समय अंतराल, तो समय अंतराल को हम टी से तो समय को दर्शाते हैं, लेकिन समय अंतराल मतलब परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसीलिए उसको हम डेल टी से नहीं डेल्टा टी से दर्शाते हैं। एक यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं प्लस और माइनस, इसको भी याद रखना है कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि आर बराबर का सूत्र होगा, तो प्लस माइनस डेल्टा सी बटे में डेल्टा टी। ठीक है, अब हम आप लोग को बता दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम कासी से सूचित करते हैं, स्मॉल आर से सूचित करते हैं, और स्मॉल आर बराबर का सूत्र बताए हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यही ना सूत्र बताया है। अब यहाँ पर डेल्टा सी का है, तो डेल्टा सी है सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन है। ठीक है, आगे इसका मात्रक हम देखेंगे। इसका जो मात्रक होता है अभिक्रिया का वेग का, तो सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखे हैं, डेल्टा सी यानी सांद्रता में परिवर्तन। तो जो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो डेल्टा सी की जगह पर हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर, और जो समय का मात्रक है तो आपको पता है कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखिए, सेकेंड, मतलब अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल प्रति लीटर बटा में सेकेंड। लेकिन यह गैसीय अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होता है, यह गैसीय अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। मतलब कोई भी गैसीय रिएक्शन होगी तो वहां पर अभिक्रिया का वेग का मात्रक ये वाला हम नहीं लिखेंगे। गैस के अलावा जितना ठोस है, द्रव है, उसमें हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई वाला पॉइंट के तो आपको बहुत दिमाग में सेट कर लेना है, इसको याद रखना है। का दिए हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को माइनस चिन्ह से दर्शाया जाता है तथा प्रतिफल को प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पहले अभिकारक होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रतिफल। जैसे सपोज दैट मानिए कि हम रासायनिक अभिक्रिया इन दो मार्करों के बीच में करा रहे हैं। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, अभिकारक है, प्रतिफल हमारे पास शून्य है, लेकिन अभिकारक हमारे पास 2 है। ठीक है, तो लेकिन जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो अब ये बताइए कि जैसे रिएक्शन करके मान लीजिए कि यहाँ एक मार्कर चला गया किधर, उत्पाद की ओर बन गया, तो पहले अभिकारक की मात्रा कितनी थी, 2, लेकिन अब घटकर कितनी हो गई, 1। एक समय ऐसा आएगा कि अभी मार्कर किधर चला जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा, तो हमारे पास अभिकारक की मात्रा तो घट गई, घटी, तो इसीलिए हम का चीज का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें कौन सा चिन्ह देंगे, अभिकारक के लिए माइनस और प्रतिफल के लिए प्लस। आगे समझने क्यों देंगे। और एक उदाहरण देखिए अपने भाषा में, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम कोई भोजन खा रहे हैं, जैसे ये हमारे पास बर्तन है जिसको छिपा बोला जाता है, इसमें हम 10 गो रोटी रखते हैं। ठीक है, 10 रोटी रखे हैं, इसको हम अभी टच नहीं किया है, तो ये अभी अभिकारक है, अभिकारक है, मान लेते हैं, है नहीं, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, अभिकारक है, लेकिन हम अब करना इसके साथ रिएक्शन स्टार्ट किए, इसको टच किए तो 10 में से 1 रोटी उठा ली, कब रोटी बचा, 9 रोटी बचा। अभिकारक की मात्रा कम हुई, लेकिन हमारे पेट में 1 रोटी चला गया, तो प्रतिफल की मात्रा अधिक हुई, तो फिर 2 रोटी उठा। इसी तरह से धीरे धीरे पूरा रोटी खत्म होगा और हमारे प्रतिफल में पेट में मात्रा इसका क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। ठीक है, इसीलिए अभिकारक को हम माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं, जबकि प्रतिफल को हम प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आगे इसके बाद वाला टॉपिक लेक्चर 3 में दिया जाएगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जितना पढ़ाया जाएगा वो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, रटना नहीं है, रटेंगे तो आप रटते ही रहेंगे, लेकिन समझ जाइएगा तो आपको अभी उसको भूलने वाले नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद।